तैयार। तो देखो लास्ट टाइम पे अपन प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे थे, प्लेन मिरर, और इससे अपन ने इमेज फॉर्मेशंस के बारे में बातचीत कर ली थी, ठीक है ना। के बारे में बातचीत कर ली थी, इमेज फॉर्मेशन के बारे में अपनी बात कंप्लीट हो गई थी। क्लियर है बात। इसमें जो नई चीज मेरे को सिखानी है, ठीक है ना, नई चीज जो अपने को सीखनी है वो क्या है आज, कि इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है। इमेज का क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है ना। अपने को सीखना है ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है ना। जैसे देखो, मान लो अपने पास इस तरह से प्लेन मिरर हो गया, ठीक है भाई, क्या हो गया ये प्लेन मिरर, ठीक है। और इसके सामने अपन ने क्या कर दिया, मान लो जैसे मेरे को स्मॉल बी इसके सामने रखना है, क्या रखना है इसके सामने, स्मॉल बी। अब स्मॉल बी कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आजकल छोटे बच्चों को इसी अंदाज में सिखाया जाता है। मेरा छोटा बच्चा जो है वो जाता है स्कूल में पढ़ने, उसकी मैडम ने सिखाया होगा बेटा स्मॉल बी कैसे बनाते हैं। तो वो स्मॉल बी कुछ इस तरह से बनाता है, स्टैंडिंग लाइन और मोटा पेट कैसे बनाता है, स्टैंडिंग लाइन और मोटा पेट। क्लियर है बात। अब अपने को क्या करना है, इसका फोटो, इसका जो है इमेज यहाँ पर बनानी है, ठीक है ना। तो इमेज बनाने का तरीका क्या है भाई, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या कर लो, बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना वो मान लो। तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट हो गया ये, इस पॉइंट को नाम देते हैं 1, एक पॉइंट हो गया ये 2, एक पॉइंट हो गया अपने पास ये 3, और एक पॉइंट हो गया अपने पास ये 4। अब इमेज कैसे बनेगी, जो पॉइंट है उसकी इमेज जस्ट उसके सामने है, और जितनी डिस्टेंस पे वो आगे है उतनी डिस्टेंस पे कहाँ बनेगी, पीछे, उतनी डिस्टेंस पे कहाँ बनेगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो देखो तो ये जो अपना क्या है पॉइंट 1 है, इस पॉइंट 1 की इमेज क्या होगी, जस्ट पीछे, जितनी डिस्टेंस पे ये आगे है उतनी डिस्टेंस पे पीछे पॉइंट 1 की यहाँ पे अपने पास इमेज बन जाएगी। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक। पॉइंट 2 की बनानी है तो पॉइंट 2 भी जितना मिरर के आगे है, इमेज मिरर के जस्ट पीछे, उतनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट 2 की बन गई। क्लियर है क्या। पॉइंट 4 की बनानी है तो पॉइंट 4 जितना आगे है, इमेज मिरर के पीछे उतनी डिस्टेंस पे बन जाएगी जस्ट सामने, ये पॉइंट 4 की बन गई, ठीक है ना। पॉइंट 3 की बनानी है तो पॉइंट 3 की जो इमेज है वो जितना आगे उतना ही क्या बन जाएगी, पीछे बन जाएगी। अरे क्लियर है क्या, ये हो गया आपका पॉइंट 3। इसको 1 डेश 2 डेश 3 डेश 4 डेश बोल। अरे क्लियर है। अब इन सबको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से अपने पास जो है बी की इमेज ऐसी मिलेगी। अरे समझ में आती है बात। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे जो स्टैंडिंग लाइन थी वो लेफ्ट में थी, और जो मोटा पेट था वो किधर था, राइट में था। क्लियर है यहाँ तक बात। यहाँ पे वो स्टैंडिंग लाइन चली गई राइट में, और मोटा पेट किधर आ गया, मोटा पेट आ गया लेफ्ट में। क्लियर है बात। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसी को, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका जो लेफ्ट है, इमेज में वो चीज क्या बन जाए, इमेज में वो चीज राइट बन जाए। क्लियर है बात। और जो ऑब्जेक्ट का राइट है, इमेज का वो क्या बन जाए, लेफ्ट। इसी को बोलते हैं अपन लेटरल इन्वर्जन। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक। चलो भाई, तो ये तुम्हारा क्या खत्म हो जाता है, प्लेन मिरर इस तरह से समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। देखो अब अपन शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी क्या है, अपन शुरू करते हैं कर्व्ड मिरर। कौन सा मिरर, कर्व्ड मिरर के बारे में अपन बात करना शुरू करते हैं। कर्व्ड मिरर का मतलब वक्रीय दर्पण। कौन सा दर्पण, वक्रीय दर्पण। क्लियर है बात। अभी तक अपन पढ़ रहे थे समतल दर्पण, सीधा दर्पण, अब अपन पढ़ेंगे वक्रीय दर्पण। वक्रीय का मतलब मुड़ा हुआ, वक्रीय का मतलब, क्लियर है। और उस मुड़े हुए में भी जो सबसे पहला अपन पढ़ेंगे, जो अपने सिलेबस में है, उसका नाम है स्फेरिकल मिरर। कर्व्ड में भी जो अपने को पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है भाई। स्फेरिकल मिरर, इसको बोलेंगे अपन हिंदी में गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। क्लियर है। अब ये क्या होता है गोलीय दर्पण, इसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, अपने पास जो है कांच का एक पतला सा गोला होगा। जैसे मान लो इस तरह से कांच का अपने पास ये पतला सा गोला है, समझ में आती बात, ठीक। अब इसको क्या कर दो, थोड़ा सा इसका कुछ पोर्शन जो है ना वो काट के अलग कर लो। तो मान लो मैंने यहाँ से इसका ये थोड़ा सा पोर्शन जो है
ऐसे कैंची चलाई और कैंची चला करके काट के क्या कर दिया, अरे क्लियर है, ये कैंची चला के इसको काट के अलग कर दिया, ठीक है ना। तो काट के अलग करते हैं, ये जो कटा हुआ पोर्शन है ये कुछ इस तरीके से अपने को नजर आएगा, जो कटा हुआ पोर्शन है ये कुछ इस तरीके से अपने को नजर आएगा, क्लियर है बात। अब देखो प्लेन मिरर में तो क्या था, प्लेन मिरर में तो सिंपल ऐसे था, पॉलिश चाहे इसके लेफ्ट में कर दो चाहे पॉलिश राइट में कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है ना। हाँ बस इतना सा था कि लेफ्ट में पॉलिश करोगे तो फिर राइट से डालनी पड़ती थी, राइट में करोगे तो लेफ्ट में डालनी पड़ती थी, क्लियर है। बाकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पे, जो प्रकाशिक गुण है उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, चाहे तुम्हारी मर्जी आज इधर ही कर दो पॉलिश, समझ में आती बात। और स्फेरिकल मिरर में क्या होगा, गोलीय दर्पण में क्या होगा, अगर आप पॉलिश इसके लेफ्ट में करते हैं तो इसका ऑप्टिकल बिहेवियर अलग होगा, और राइट में करते हैं तो इसका ऑप्टिकल बिहेवियर कैसा होगा, अलग होगा, क्लियर बात। इस बेसिस पे जो स्फेरिकल मिरर है, जो गोलीय दर्पण है, ये दो प्रकार के बताए गए हैं, कितने प्रकार के, दो टाइप्स के बताए गए हैं, क्लियर बात। अब कौन कौन से दो टाइप से उनके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखना, मान लो मेरे पास इस तरह से वो जो पतला सा गोला था उसका ये कटा हुआ पोर्शन ये है, ठीक है भाई, वो जो पतला सा गोला था उसका कटा हुआ पोर्शन ये है, ठीक। अब अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो इसकी उभरी हुई सतह है, जो बंज्ड पोर्शन है, अगर मैं इस पे पॉलिश कर देता हूँ, समझ में आती है बात, इस पे अगर मैं पॉलिश कर देता हूँ, ठीक है, और ये इसकी जो अंदर वाली सरफेस है, कौन सी सरफेस, अंदर वाली, ये अगर परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करती है, किसकी तरह काम करती है, परावर्तक पृष्ठ की तरह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह अगर ये बिहेव करती है, क्लियर है बात। अरे बोलो, कहने का मतलब लाइट इधर से आकर के गिरती है, कहां से आके गिरती है, इधर से, ठीक है ना। तो इस टाइप के दर्पण को, इस टाइप के मिरर को नाम दिया गया अवतल दर्पण, क्या नाम दिया गया इसको, अवतल दर्पण, बोले तो कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। चुपचाप नहीं बैठना है, बोलना है भाई, ठीक है, ताकि मेरे को पढ़ाने में मजा आए, तुम्हें भी पढ़ने में मजा आए। ये तो पिछली जितनी भी क्लासेस थी आलस ही आलस में जा रही थी, ठीक है ना, तब थोड़ा सा एनर्जेटिक होते हैं अपन। हाँ मानता हूँ मैं उस समय तुम इसलिए आलस में चले गए थे क्योंकि मैं बोर्ड लेवल का नहीं पढ़ रहा था, मैं कुछ अलग ही पढ़ाने लग गया था। फिर तुम्हारे चेहरों को देख करके मैंने ये बापा, मैंने कहा यार रहने दो, इनके जो है वही पढ़ाओ, समझ में आती बात, ठीक है। तो अब तो कम से कम बोलो और यही की चीज़ों को याद करने की कोशिश करो, ठीक है ना। हाँ जी, तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि वो जो गोला का कटा हुआ भाग था उसके अगर उभरे हुए भाग पे मैं पॉलिश कर देता हूँ, और जो धसा हुआ पोर्शन है उस पर जाकर के अगर लाइट गिरती है, जो धसा हुआ पोर्शन है ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है, परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से वापस से देखना, ये उसी का वही उसी गोले का कटा हुआ पोर्शन, क्लियर है बात। अब इसके क्या कर दिया जाए, जो इसका धसा हुआ पोर्शन है, जो अंदर गिरा हुआ भाग है, उस पर पॉलिश कर दी जाए, क्लियर है बात। और ये जो इसका बंज्ड पोर्शन है, उभरा हुआ जो भाग है, ये उभरा हुआ भाग अगर किसका काम करे, परावर्तक पृष्ठ का, कौन सी पृष्ठ का, परावर्तक पृष्ठ का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का अगर ये काम करता है, ठीक है। कहने का मतलब लाइट अगर इस पे इधर से आकर के गिरती है, ठीक है ना। अरे बोलो, तो ये जो इस तरह का दर्पण मिरर बन करके तैयार हुआ, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, इसको बोलते हैं अपन उत्तल दर्पण, बोले तो कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। बोले यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ठीक है, डन, ठीक है। शक्ल देख के पहचान लोगे ना कौन सा है। अगर जो है इस तरीके से, मतलब तुम जो है पॉलिश अगर बाहर कर दी और अंदर से, अंदर वाला रिफ्लेक्शन के काम आ रहा है तो अवतल है, क्लियर बात। और पॉलिश अगर अंदर कर दी और उभरा हुआ पोर्शन काम आ रहा है तो उत्तल है, कॉन्वेक्स है, क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखो ये जो मिरर्स है ना, इससे रिलेटेड अपने को कुछ बातें यहाँ पे करनी, क्लियर बात। मिरर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ पैरामीटर्स है, उनके बारे में बात करनी, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो पैरामीटर इसके अंदर आता है उसका नाम है, सबसे पहली जो टर्म आती है उसका नाम है वक्रता केंद्र। क्या नाम है उसका, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास आता है क्या, जिसका नाम है ध्रुव, या दूसरा हमारे पास आती है वक्रता त्रिज्या, क्या आती है, वक्रता त्रिज्या, बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है भाई।
रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कैपिटल सी यूज में लेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कैपिटल आर यूज में लेंगे। ठीक है बात। तीसरा जो आइटम है उसका नाम है ध्रुव। तीसरा जो आइटम उसका नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव बोले तो पोल, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? पी से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से। क्लियर है यहाँ तक बात? चौथी जो चीज आती है हमारे पास उसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। क्लियर है बात? इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। क्लियर है? मैं फिलहाल इसको एक्स एक्स डैश से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है ना? नेक्स्ट इसके बाद फिफ्थ अपने पास आता है जिसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। क्लियर है बात? अपर्चर ऑफ मिरर, क्या बोलते हैं इसको? अपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक। अरे क्लियर है क्या? दर्पण का द्वारक मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल डी से। स्मॉल डी से। समझ में आती बात? ठीक। सिक्स्थ आता है हमारे पास इसके बाद फोकस। नेक्स्ट क्या आता है? फोकस बिंदु। क्या आता है अपने पास? फोकस बिंदु। इसको बोलते हैं अपन फोकल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? फोकल पॉइंट। ठीक है ना? सेवंथ अपने पास आती है फोकस दूरी। सॉरी, इसको फोकल पॉइंट नहीं, फोकस पॉइंट ही बोलते हैं बस। क्या बोलेंगे इसको? फोकस पॉइंट। ठीक है? इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन कैपिटल एफ से। नेक्स्ट आती है हमारे पास फोकस दूरी। क्या आती है? फोकस दूरी। फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन स्मॉल एफ से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एफ से। ठीक है ना? नेक्स्ट आठवीं टर्म आती है हमारे पास जिसका नाम है फोकस तल। क्या नाम है? फोकस तल। बोले तो फोकल प्लेन। फोकल प्लेन। क्लियर है क्या बात? ये कुछ बातें अपने को क्या करनी है इसके अंदर करनी। क्लियर है बात? अब इसमें देखो जो ये शुरुआत के जो कुछ बिंदु हैं, शुरुआत की जो कुछ बातें, ये इसमें लाइट का कोई रोल नहीं है। मतलब इनकी डेफिनेशन में लाइट का कहीं से लेके कहीं तक कोई रोल, जबकि ये जो है इसमें लाइट का भी रोल अपने पास होगा। अरे क्लियर है? तो आओ एक एक करके अपन शुरू करते हैं। क्लियर है भाई? ठीक। तो देखना, मानो जैसे मेरे पास क्या था, इस तरह से मैंने इस स्फीयर में से, ये इस तरह का स्फीयर है, इस स्फीयर में से, इस गोले में से, ठीक है ना, ये यहां से लेके यहां तक का पोर्शन काट के, हाँ बेटा क्या हो रहा है? ये कलर कम नजर आ रहा है, कम आ रहा है। ये आ रहा है? देखो मान लो ये वो स्फीयर था जिसमें से मैंने काट करके यहां से यहां तक तो इसको काटा, यहां से लेकर के यहां तक इसको काटा। क्लियर है? और उधर की तरफ पॉलिश कर दी। बोलो कौन सा मिरर बना? बोल जल्दी बोल, कौन सा बना? कॉनकेव अवतल दर्पण। क्लियर है यहाँ तक बात? अब वही इससे रिलेटेड सारी बातें अपने को करनी। ठीक है ना? अच्छा इधर यहीं पे एक और बना देता हूँ। ठीक है? इसमें भी यहां से यहां तक का पोर्शन काटा अपन ने, यहां से लेकर यहां तक। और इसके जो पॉलिश करी वो किधर करी अपन ने? इसके पॉलिश कर दी मान लो ये यहां से यहां तक काटा इसको, यहां से यहां तक, और इस तरीके से इसके अंदर की तरफ अपन ने पॉलिश कर दी। ठीक है ना? अरे क्लियर है क्या भाई? तो ये तो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और वो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये कॉनकेव और वो कॉन्वेक्स। क्लियर बात? अब ध्यान सुनो, सबसे पहली बात करते हैं अपन कि इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सबसे पहले उससे पहले अपन देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? क्लियर बात? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन किया गया कि ये जो मिरर है, ये जो दर्पण है, ये जिस गोले का कटा हुआ भाग है, तो किस गोले का कटा हुआ भाग है? इसका। अरे क्लियर है? इस गोले का जो सेंटर होगा, इस गोले का जो केंद्र होगा, वही इस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। क्लियर है बात? सेम इसी तरह से यहाँ पे ये जो दर्पण है, ये किस गोले का कटा हुआ भाग है? इसका। तो इस गोले का जो केंद्र है उसी को क्या बोलेंगे अपन? वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे बेटा? वक्रता केंद्र। समझ में आती बात? अब इस गोले की ये जो त्रिज्या है, इस गोले की जो ये
त्रिज्या है, रेडियस है, क्लियर है बात? इसी को अपन बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसी को? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई कष्ट यहाँ तक? अरे बोलो। अगली बात आती है कि इस दर्पण में, ठीक है ना, अब कहीं लिखाने वाले कहीं पढ़ाने वाले ऐसे पढ़ाते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट होता है उसको पोल कहते हैं, बट रियलिटी ये है कि दर्पण की परावर्तक पृष्ठ पे, मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे वो पॉइंट जो सबसे ज्यादा धंसा हुआ या सबसे ज्यादा उभरा हुआ होता है, ठीक है ना, हाईली डिप्रेस्ड और हाईली बंच्ड पॉइंट इज कॉल्ड पोल। क्या बोलते हैं उसको? पोल। तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे धंसा हुआ पॉइंट तुम्हें ये नजर आएगा, क्लियर है बात? तो ये जो सबसे धंसा हुआ पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? पोल। यहाँ पे सबसे उभरा हुआ पॉइंट जो नजर आएगा इसी को क्या बोलेंगे अपन? पोल। क्या बोलेंगे इसी को? क्लियर है बात? तो क्या क्या हो गया? दर्पण, मिरर जिस गोले का, जिस स्फीयर का कटा हुआ पार्ट है उसका जो सेंटर है वो तो है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसकी जो रेडियस है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। सबसे धंसा हुआ या सबसे उभरा हुआ जो बिंदु होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? दर्पण का ध्रुव, पोल। क्या बोलते हैं? अरे क्लियर है भाई? ठीक है ना? तो कितनी बातें कंप्लीट हो गई? 1 2 3। अब आती है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल एक्सिस है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली ये जो इमेजिनरी लाइन होती है, अरे क्लियर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली ये जो इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। और मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक्स एक्स डैश से, क्लियर है बात? इसी को बोलेंगे अपन क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। बोले यहाँ तक कोई परेशानी? अरे कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है ना? नेक्स्ट आता है इसके बाद अपने पास क्या, ये बात भी हो गई, ठीक है ना? अब आता है इसके पास अपनी चीज, अगली चीज क्या आता है? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। देखो दर्पण का द्वारक क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे देखो इधर, जब मैंने मिरर को ऐसे काटा, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से कटा, तुम 3D में उसको देखोगे तो ये कटोरी की तरह आएगा। इसकी तरह? अरे समझ में आती है बात? जैसे टमाटर को ऐसे काटो और उसके अंदर का पल्प निकाल दो तो कैसे बनेगा? वो कटोरी की तरह ही होता है, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना। अब इसमें यहां से लेके यहां तक ये वो जगह है जहां से इसमें लाइट एंटर कर सकती है, ये वो जगह है जहां से इसमें लाइट एंटर कर सकती है, ठीक है ना? यहां से लेके यहां तक के बीच की जो लाइट होगी वो सारी इसके अंदर एंटर करेगी। इसकी इधर की लाइट इसके किसी काम की नहीं, इधर की लाइट भी इसकी किसी काम की नहीं, क्लियर है बात? तो ये जितने पोर्शन से लाइट एंटर कर रही है, जितने पोर्शन से इसके अंदर लाइट एंटर कर रही है, इस पोर्शन का जो डायमीटर, जो ये व्यास होता है, इस पोर्शन का जो डायमीटर, जो ये व्यास होता है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? दर्पण का द्वारक। क्या बोलते हैं? दर्पण का क्लियर है बात? और इसी से डिसाइड होता है साइज ऑफ मिरर, साइज ऑफ मिरर, क्लियर है बात? मिरर छोटा है या मिरर बड़ा है, साइज ऑफ मिरर इसी से डिसाइड होता है। अगर अपर्चर बड़ा है तो साइज ऑफ मिरर भी बड़ा है, और अगर अपर्चर छोटा है तो फिर साइज ऑफ मिरर भी कैसा है? छोटा है। अरे क्लियर है यहाँ तक बात? कई बार बच्चे क्या इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं कहूँ तुमसे कि मान लो एक मेरे पास मिरर है, क्लियर है बात? एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर, और दूसरी मिरर 1 है, और दूसरा मिरर है मिरर 2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है मेरे पास 100 सेंटीमीटर। अब मैं प्रश्न पूछूं, बताओ बेटा कौन सा मिरर बड़ा है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? मैंने बोला मिरर 1 उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, और दूसरा मिरर 2 उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर है। तो बताओ कौन सा वाला मिरर बड़ा है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? हाँ, फर्स्ट वाला बड़ा है और सेकंड वाला? तो देखो इस तरीके से आप बिल्कुल भी जवाब नहीं दे सकते। अरे क्लियर है के बाद? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बेसिस पे मिरर की साइज का अंदाजा नहीं लगा सकते। बस देखो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से सिर्फ इतना सा पता लग रहा है, ये छोटे गोले का पार्ट है और ये बड़े गोले का पार्ट है। जैसे देखना, आपका जो मिरर 1 है वो कुछ इस तरीके से होगा, जो मिरर 1 है वो कुछ ऐसे होगा, और जो मिरर 2 है वो इस गोले का पार्ट होगा। अरे समझ में आती बात? अब मैं बोलता हूं कि मिरर 1 जो है वो है तो छोटे गोले का पार्ट, पर मान लो मिरर 1 यहां से यहां तक है, अरे क्लियर है? और मिरर 2 बड़े गोले का पार्ट है, पर मिरर 2 यहां से यहां तक है। अब बताओ कौन सा मिरर बड़ा, कौन सा छोटा? ये मिरर बड़ा है और वो मिरर छोटा है।
तो मिरर जो है उसके साइज का पता रेडियस ऑफ कर्वेचर से नहीं चलता, वो अपर्चर से चलेगा। आप देखो इसका अपर्चर देखो कितना है, इसका अपर्चर बड़ा है और इसका अपर्चर छोटा है। अरे क्लियर है बात? तो ये मिरर छोटा है और वो मिरर बड़ा है। तो आगे से मिसकंसेप्शन मत मान लेना कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है वो मिरर बड़ा है। क्लियर है बात? ऐसा जरूरी नहीं है। मिरर के साइज का पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ कैसे? अपर्चर से। कैसे? क्लियर है बात? तो अपर्चर या द्वारक क्या होता है कि जितने जगह से इसके अंदर लाइट एंटर कर सकती है, तो मैं कहूंगा जी इतनी जगह से इसमें लाइट एंटर कर सकती है। सेम यहाँ पे भी ये वो स्पेस है इधर से जितने से इसमें लाइट एंटर कर सकती है। क्लियर है? तो ये जो इसका डायामीटर है, ये जो इसका क्या है? डायामीटर, ये जो इसका व्यास है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? द्वारक। क्या बोलते हैं इसी को? द्वारक। और ये अपर्चर जितना बड़ा होगा इसका मतलब मिरर का साइज उतना ही बड़ा है। मिरर का साइज जितना बड़ा होगा वो उतनी ज़्यादा रेज को कैप्चर करेगा, उतनी ज़्यादा किरणों को परावर्तित करके फोटो बनाएगा, तो फोटो उतना ही ब्राइट नज़र आएगा। समझ में आती है यहाँ तक बात? कोई दिक्कत? देखा भी होगा तुमने, एक तो अपने घर पे मिरर लगा होता है छोटे साइज का, ठीक है ना, वहाँ पे अपन अपना फोटो देखते हैं, और वहीं पे सैलून पे जो बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं वहाँ पे जाकर के अपना फोटो देखते हैं, तो फोटो तो वही है, शक्ल तो वो की वही रहेगी, थोड़ी शक्ल चेंज हो जाएगी। अरे क्लियर बात? शक्ल तो वही रहेगी। पर आप सैलून पे जाकर के देखते हो तो वो मिरर बड़ा होता है, इसलिए वो ज्यादा लाइट रेस को कैप्चर करके अपना फोटो बनाते हैं, इसलिए वो ब्राइट नजर आता है। कैसा आता है? वो घर पे वही अपन देखते हैं तो वहां पे कैसा नजर आता है? नजर तो, चेहरा तो वही रहेगा, सब वही रहेगा, पर वो डल नजर आता है। कैसा नजर आता है? थोड़ा सा। अरे क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो कितनी बातें होंगी अपने पास? बोलो, कौन कौन सी बात कर ली अपन ने? सेंटर ऑफ कर्वेचर कंप्लीट, रेडियस ऑफ कर्वेचर कंप्लीट, पोल कंप्लीट, प्रिंसिपल एक्सिस कंप्लीट, ये कंप्लीट। ये वो चीजें कंप्लीट है जिसमें लाइट का कोई रोल अभी तक नहीं था, लाइट का कोई रोल अभी तक। अब अपन बात करने वाले हैं फोकस पॉइंट की, फोकस दूरी की और फोकस तल की। अरे क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। अब लेते हैं अपन फोकस बिंदु। क्या लेते हैं? फोकस बिंदु। देखिए तो बहुत तसल्ली से सुनना समझना। बात करते हैं फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट। फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। इसे रिप्रेजेंट करने वाले अपन का इसे कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से। कोई दिक्कत नहीं आता? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अच्छा, उससे पहले एक बात और मैं यहाँ करना चाहूंगा कि लाइट रेज जो है ना, लाइट रेज जो मिरर पे आकर के गिरेगी या लेंस पर आकर के गिरेगी, उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक का नाम है पैराक्सियल रेज, एक का नाम क्या है? पैराक्सियल रेज, ठीक है ना। इनको बोलते हैं उपाक्षीय किरणें। क्या बोलते हैं इनको? उपाक्षीय किरणें, ठीक है ना। और एक होती है हमारे पास मार्जिनल रेज। कौन सी रेज? मार्जिनल रेज, ठीक है ना। इनको बोलते हैं अपन पराक्षीय किरणें। कौन सी किरणें? पराक्षीय किरणें। क्लियर है क्या? अब ये पैराक्सियल रेज, उपाक्षीय किरणें क्या होती है, ठीक है ना। तो जैसे अगर मान लो ये मेरे पास इस तरह से मिरर है, ये अगर इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, तो वो किरणें जो मुख्य अक्ष के बहुत नजदीक होती है, वो किरणें जो मुख्य अक्ष की क्या होती है? बहुत, मुख्य अक्ष के बहुत नजदीक होती है। मुख्य अक्ष की क्या होती है? बहुत नजदीक। इन रेस को बोलते हैं अपन पैराक्सियल रेस। कौन सी रेस? ठीक है ना। और वो किरणें जो मुख्य अक्ष से क्या हो गया बे? वो किरणें जो मुख्य अक्ष से क्या होती है? दूर होती है, मुख्य अक्ष से काफी दूरी पर होती है, ठीक है ना। तो इस तरह की रेस को क्या बोलते हैं अपन? इस तरह की रेस को बोलते हैं मार्जिनल रेस। कौन सी रेस? मार्जिनल रेस। ये जो पैराक्सियल रेज होती है, ठीक है ना, इन पैराक्सियल रेज के लिए आई और आर के मान स्मॉल होते हैं। आई और आर के मान कैसे होंगे? अरे क्लियर के बाद छोटे होंगे। जबकि ये जो मार्जिनल रेज होती है इनके लिए जो एंगल्स होते हैं आई और आर, इनके जो मान है वो छोटे नहीं होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, कंसीडरेबल। कैसे होते हैं? कंसीडरेबल। अरे क्लियर के बाद? अच्छा, यहाँ पे ये क्या रहेंगे? छोटे रहेंगे। इसलिए अपन यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन यूज में ले सकते हैं। किस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन? कि साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा, कोस थीटा को अप्रोक्सीमेटली 1, टेन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा, और साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं अपन? टेन थीटा। ये इस तरह की कुछ बातें
इन किरणों के लिए अपन करेंगे। और हम जो 12th सिलेबस में पढ़ेंगे वो कौन सी रेज है, पैराक्सियल रेज, उपाक्षीय किरणों के बारे में ही पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आगे से मैं भले ही किरणों को दूर बनाऊंगा, बट तुम्हें मान के चलना है कि मैं कौन सी के बारे में बात कर रहा हूँ, पैराक्सियल के बारे में ही बात कर रहा हूँ। क्लियर है बात? तो आइए फोकस बिंदु क्या होता है अब इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है ना? तो जैसे देखो, मान लो मैंने यहाँ पे लिया एक अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? ये मैंने लिया यहाँ पे अवतल दर्पण। क्लियर है क्या बात? ये इस तरीके से मेरे पास क्या हो गया, अवतल दर्पण। ठीक, ये किस गोले का कटा हुआ भाग होगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये बिल्कुल धसा हुआ पॉइंट ये इसका पोल हो गया। ठीक है ना? और ये अपने पास हो गई क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आती बात? अब सुनना, मैं बात कर रहा हूँ वापस से कौन सी किरणों की, पैराक्सियल रेज, उपाक्षीय किरणों की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो मान लो कुछ उपाक्षीय किरणें हैं, कुछ पैराक्सियल रेज हैं। ठीक है ना? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या आती है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये जाएगी कहाँ से, तो कौन बताएगा? नॉर्मल। ये हाथों की अब जाएगी कहाँ से, बताएगा कौन? नॉर्मल। अरे बोलो। तो नॉर्मल बनाते हैं अपन यहाँ से। जैसे मैं इस पर नॉर्मल बनाने के लिए क्या करूँ, अच्छा जो स्फीयर होता है उस पर नॉर्मल कहाँ से बनेगा, सेंटर से। कहाँ से बनेगा? तो ये इस पर बन गया नॉर्मल। ठीक है भाई? और ये इस पर बन गया नॉर्मल। यहाँ तो कोई दिक्कत? अरे क्लियर है क्या? अब मान लो ये वाली जो इधर वाली रेज है, इधर वाली ये वाली, अगर ये थीटा पे आई तो जाएगी भी कितने पे, थीटा पे आई तो जाएगी भी थीटा पे। तो ये थीटा पे आई, ये इस तरह से कहाँ से चली गई, थीटा पे चली गई। कोई दिक्कत? थीटा पे आई, थीटा पे चली गई। ठीक है ना? ये वाली बोलो, मान लो ये किसी और एंगल अल्फा पे आई होगी, तो जितने पे आएगी उतने पे जाएगी। तो अल्फा पे आई तो अल्फा पे ही जाएगी। ये कुछ इस तरह से चली गई। अरे क्लियर है क्या? ये थीटा पे आई थी, थीटा पे आने वाली थीटा पे गई, ये अल्फा पे आने वाली अल्फा पे गई। ठीक? अरे बोलो यार। अब देखो ध्यान से, तो ये इससे रिफ्लेक्शन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल रही है, इसी को बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं इसी को? अच्छा है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या कर रहा है, देखो किरणें यूं आई थी, इसने इसको मिला दिया। मिलाने का मतलब है कन्वर्ज कर दिया। मिलाने का मतलब क्या कर दिया, कन्वर्ज। इसलिए जो आपका कॉनकेव मिरर है ना, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसको कन्वर्जेंट मिरर, कौन सा मिरर, कन्वर्जेंट मिरर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभिसारी दर्पण भी इसको कहते हैं। कौन सा दर्पण भी कहते हैं बेटा? अभिसारी दर्पण भी इसको कहा जाता है। अरे कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना? अब यही चीज बात करते हैं किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। कौन से मिरर में? कॉन्वेक्स। तो देखो इधर, मान लो मेरे पास इस तरह से एक कॉन्वेक्स मिरर, क्या है मेरे पास ऐसे एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना? अच्छा, ये इस गोले का कटा हुआ पार्ट होगा, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। ठीक है? ये सबसे उभरा हुआ पॉइंट, इसको बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? पोल। ठीक है ना? ये क्या हो गई बेटा, इसकी मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? अब वापस से मैं वही पैराक्सियल रेज लेता हूँ जो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आती है, पैरेलल। ये पैराक्सियल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आ रही है भाई, पैरेलल। ध्यान रखना, फोकस की जो डेफिनेशन है ना, वो पैराक्सियल रेज के लिए ही दी गई है, उपाक्षीय किरणों के लिए ही दी गई है। फोकस को डिफाइन ऐसे किया गया है। अरे क्लियर है? कि वो पैराक्सियल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलती है, इसमें मिलती है, उसमें क्या होता है वो देखते हैं। तो वापस से वही आ तो गई, अब जाएगी कैसे, वो तो नॉर्मल बताए। कौन बताएगा? तो अपन क्या डालते हैं, नॉर्मल। और स्फीयर के केस में नॉर्मल कहाँ से डलेगा, सेंटर से। तो मैंने सेंटर से इसको मिला दिया। ठीक है भाई? सेम इसको भी यहाँ से ऐसे मिला दिया। ठीक है ना? अब वापस वही नॉर्मल से जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे जाएगी। तो मान लो ये थीटा एंगल पे आई, कितने पे आई, थीटा, तो जाएगी भी कितने पे, ये इधर से मान लो अपने पास आई थीटा एंगल पे, तो जाएगी भी कितने पे, थीटा पे। तो आई बेस देते हैं थीटा पे। ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से चली गई, थीटा पे आई और थीटा पे ही चली गई। ठीक है? सेम थिंग यहाँ बोलो, अगर ये इधर से कितने पे आई,
अल्फा पे, कितने पे आई, तो जाएगी भी कितने पे, जाएगी भी ये अल्फा पे, ये इस तरह से चलेगी। बोलो कोई दिक्कत है क्या, अरे बोलो। अब ध्यान से देखो तो ये इधर तो कहीं मेरे हिसाब, ये तो क्या हो गई, फेल गई, डाइवर्ज हो गई, क्या हो गई, फेल गई, क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। समझ में आती बात। तो इसने क्या कर दिया, किरणों को फैला दिया। इसलिए जो कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, इसीलिए इसको डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं बेटा, क्या भी कहते हैं इसको, डाइवर्जेंट मिरर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। बोले तो अपसारी दर्पण, कौन सा दर्पण, अपसारी दर्पण भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब इधर तो कहीं मिलने से रही, तो फिर क्या करेंगे, जब इनको बैक ट्रैक किया जाएगा, क्या किया जाएगा, बैक ट्रैक जब अपन इनको करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से इस रे को जब मैं ऐसे पीछे लेके जाऊंगा, यहाँ से इसको पीछे लेके जाऊंगा, तो ये इस पॉइंट पे कहीं मिलती हुई प्रतीत होगी, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट लगेगी, क्लियर है बात। इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, फोकस, क्या बोलेंगे इसी पॉइंट को, फोकस। तो ये चीज और ध्यान रखना कि जो कॉनकेव मिरर है उसका फोकस आगे होता है, मिरर के आगे, और जो सॉरी कॉनकेव का मिरर के आगे होता है, और कॉन्वेक्स का मिरर के कहाँ होता है, पीछे, क्लियर है बात। तो क्या है फोकस पॉइंट की डेफिनेशन, फोकस बिंदु की परिभाषा क्या है, कि वो किरणें जो कैसी है, पैराक्सियल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे वो मिलेंगी या फिर मिलती हुई लगेगी, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, क्या बोलते हैं उसी पॉइंट को, क्लियर है बात। अब अगली जो डेफिनेशन थी वो क्या थी बेटा, फोकल, क्या थी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है, ध्यान से सुनो। तो अपन कहेंगे कि ये जो मिरर का जो पोल है, मिरर का जो पोल है, ठीक है ना, इस मिरर के पोल से लेकर के, मिरर के पोल से लेकर के फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं इसी को, पोल से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं इसी को, बोलो कोई दिक्कत, क्या बोलते हैं इसी को, फोकल लेंथ, क्लियर है, डन, पक्का। चलो भाई, अब आता है फोकल प्लेन, क्या आता है अब, फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या होता है, अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो इधर, तो जैसे मैंने कहा जी मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है, क्या बेटा, ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर, ये मेरे पास इस तरह से हो गया कॉनकेव मिरर, क्लियर बात। ये यहाँ पे हो गया इसका पोल, यहाँ पे कहीं हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गई जी इसकी प्रिंसिपल, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ कहीं पे होगा इसका फोकस, ये मान लो यहाँ कहीं फोकस है, क्लियर बात। तो फोकल प्लेन क्या होता है, ध्यान से सुनना, फोकल प्लेन होता है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, फोकस पॉइंट से पास करने वाला जो प्लेन है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल मान लो ये फोकस पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस पॉइंट से पास करने वाला जो प्लेन है, उस प्लेन को क्या बोलते हैं अपन, फोकल प्लेन, क्या बोलते हैं उसको, समझ में आती है यहाँ तक बात, क्या बोलते हैं उसको, फोकल प्लेन। सेम चीज किसमें हो जाएगी, सेम चीज कॉन्वेक्स के केस में भी हो जाएगी, यहां से जो पास करने वाला जो ये प्लेन है, इसी को क्या बोलेंगे अपन, फोकल प्लेन, क्या बोलते हैं इसी को, फोकल प्लेन। अब बात आती है कि यार इस फोकल प्लेन का इंपोर्टेंस क्या है, फोकल भाई फोकस का इंपोर्टेंस हमें समझ में आता है, फोकल लेंथ का आता है, ये फोकल प्लेन का क्या इंपोर्टेंस है, तो ध्यान से सुनना, फोकल प्लेन का क्या इंपोर्टेंस है। फोकल प्लेन का इंपोर्टेंस ये है, सबने तुमने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि वो रेज, वो किरणें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जाती है, पढ़ रखा है, अरे 10th क्लास में पढ़ लेते हैं, क्लियर है बात। मैं बात करता हूं उन रेज की, मैं बात करता हूं किन रेज की, मैं बात कर रहा हूं तुमसे उन रेज की जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। जैसे ये हो गया इसका पोल, यहां कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया जी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेज विच आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैं कौन सी रेज के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बट
those are parallel, those are mutually parallel, which are not parallel to principal axis, but those are mutually parallel. क्लियर बात? जैसे मान लो कुछ रेज ऐसे आई, अब ये रेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है, बट ये आपस में पैरेलल है। अरे क्लियर है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो मैं कहां से भेज देता, फोकस से, बट हुआ क्या, ये आपस में तो पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो भाई इनका भविष्य क्या होने वाला है। क्लियर बात? ये कहां से पास करेगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए डिफाइन किया गया है क्या, फोकल प्लेन, कि वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है बट आपस में पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह की जो रेज होती हैं, इस तरह की जो रेज होती हैं वो कहां पे मीट करती है बेटा, वो मीट करती है कहां पे, फोकल प्लेन पर। कहां पर, फोकल प्लेन पर। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकल प्लेन। बात समझ में आई? अरे बोलो, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकल प्लेन। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो आज अपन ने क्या कर लिया, जो स्फेरिकल मिरर था उसके ऊपर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उसको अपन पढ़ चुके हैं। क्लियर है बात? कल अपन थोड़ा साइन कन्वेंशन के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, फिर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके।